हेलो एवरीवन, आकाश शॉ फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश शॉ। तो चलिए आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो है प्रगतिवाद। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप एचएस क्लास 12 के स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप प्रगतिवाद का यही आंसर को लिख देना, आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, फुल मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही हाई लेवल का आंसर लिखाऊंगा मैं ये। और इससे पहले मैं प्रयोगवाद, रामधारी सिंह दिनकर, छायावादी युग, द्विवेदी युग, खड़ी बोली का इतिहास, खड़ी बोली का विकास, भारतेंदु युग इस और बहुत सारे अज्ञे जी के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोज मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर बना दिए हैं। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में एंड में 10 सेकंड का जो वीडियो होगा लास्ट में, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के यहाँ पर मैं लिंक शो करवा दूंगा। लिंक शो हो जाएगा, आप उसको क्लिक कर और सभी युगों के बारे में और कवियों के बारे में आंसर को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दे और लाइक तो कर ही देना, क्योंकि यार फुल मार्क्स मैं आपको एग्जामिनेशन में दिलवाता हूँ। हर एक आंसर का फुल मार्क्स आप पाते हो एग्जाम में, जिससे आपका जो है परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो चलिए इसी के लिए लाइक और शेयर तो सभी के साथ कीजिएगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है इससे, प्रगतिवाद की विशेषताएं बताएं, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सेकंड अगर कोई क्वेश्चन ये 3 ही बनता है। अगर ये 3 जो भी क्वेश्चन पूछे आपको, मैं जो आंसर लिखाऊंगा एक ही आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, प्रगतिशील काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां लिखे, एक ही क्वेश्चन है। और तीसरा जो है प्रगतिवादी कवियों की विशेषताएं बताएं। तो प्रगतिवादी कवियों की विशेषताएं मीन्स कवियों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये सभी तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन से सिर्फ शब्दों में आपको घुमा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है। बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको उलझना नहीं है, उलझे हुए चीज को भी सुलझा देना है और फुल मार्क्स लेकर के निकल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेस्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अब आंसर जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग दिया है प्रगतिशील काव्य, क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। तो देखिए जहाँ पर मैंने ब्लू पेन से लिखा है आपको ब्लू पेन से लिखना है, और जहाँ पर अंडरलाइन है ब्लैक पेन से आपको ब्लैक पेन से करना है, और जहाँ पर हेडिंग से उसी तरह से देना है, जहाँ पे लाइन्स है सपोर्टिंग लाइन्स कोटेशंस लिखा है आपको उसी तरह से लिखना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है, आपको इस तरह से लिखना है। देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो और सुनते जाओ, मन लगाकर सुनते जाओ, और इसको सुनते ही आपको आधा याद हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करना और देखते देखते लिखना। फिर शुरू में अगर आप देखते देखते लिखने लगोगे तो आपका लिखने में फोकस जाएगा, सुनने में कम रहेगा। इसीलिए आप पहले सुनकर आधा याद हो जाएगा उसी से, उसके बाद जो है लिखना स्टार्ट करो। सेकेंड टाइम वीडियो ऑन करके देखो और लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद देखना बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। उसके बाद जब भी रिवीजन करना हो तो वीडियो ओपन करके रिवीजन करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिए प्रगतिशील काव्य का प्रारंभ कब से माना जाए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। यह एक कठिन समस्या है। एक्चुअली प्रगतिशील काव्य जो उसका स्टार्टिंग कब से हुआ है उसका फिक्स जो है ईयर पता ही नहीं चल पाता है, इसीलिए उसका आरंभ कब है, प्रारंभ कब है, ये कब से माना जाए, ये कठिन समस्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, छायावादी काव्य धाराओं को विलीन कर 1936 ईस्वी में लगभग जो प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है उसे प्रगतिवादी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका तो आरंभ कब हुआ था, इसका तो कंफर्मेशन बहुत अच्छे से अभी तक दिया नहीं गया है। तो 1936 ईस्वी के लगभग में जो छायावादी काव्य धाराओं को ना विदीर कर रही थी, मीन्स समझो छायावादी काव्य धाराओं को पछाड़ कर, छायावादी काव्य धाराओं को हरा कर जो 1936 ईस्वी के लगभग में जो प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती थी उसे ही प्रगतिवादी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए इस युग की आवश्यकता ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया, इस प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव एवं कल्पना के मूल हिल गए। तो इस युग की जो आवश्यकताएं थी, जो आवश्यकता इस युग के काव्य को, तो उसने जो है एक उग्र रूप धारण कर लिया, मीन्स डरावना सा भयानक सा उग्र रूप जो है धारण कर लिया। इससे प्राचीन विश्वासों, जो प्राचीन समय के में जो विश्वास जो प्रतिष्ठित थे भाव एवं कल्पना के, उनके जो मूल भी हिल गए। उसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, अर्थात इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती। उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए
तो यहाँ तक जो है कुछ परिचय देना होता है। देखो यहाँ पर जो है कुछ आपको परिचय देना होता है प्रगतिवादी काव्य के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जहाँ अंडरलाइन है आपको वहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद देखो रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जी, अमृत राय आदि इस धारा के प्रमुख कवि है। यहाँ पर आप केदारनाथ अग्रवाल भी लिख सकते हो, वो भी इसी युग के कवि है, मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर जो प्रमुख कवि है उसका नाम लिखकर भी आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। आदि इसी धारा के प्रमुख कवि है, ये भी आपको लिखना है। बस यहाँ तक आपने प्रगतिवादी काव्य, प्रगतिशील आदि प्रगतिवाद का जो है आपने यहाँ पे परिचय दे दिया। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना होता है। तो उसके बाद आपको अब लिखना होता है प्रगतिवादी काव्य धारा की, यहाँ पे डैश 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 लिखा कर बड़ा सा डैश इसलिए दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपको एग्जाम में लगा देना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य धारा की अगर पूछे विशेषताएं बताए तो यहाँ पे लिखना प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पे मैं निम्नलिखित लिख देता हूँ, यहाँ पर निम्नलिखित है लिखकर डैश दे देना। अगर यहाँ पे पूछे प्रगतिवादी काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां बताए तो यहाँ पर आप लिखना प्रगतिवादी काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पे बोले कवियों की विशेषताएं बताए तो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों की विशेषताओं निम्नलिखित है। जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना, वही 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यही 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डैश डैश दिया। तो चलिए अब जो है मेन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके स्टार्ट करते हैं। यही जो है आपका आंसर का बैकबोन होता है, इसी में आपको सपोर्टिंग लाइन भी मैं दिखाऊंगा कोटेशन से लिखा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले लिखना होता है, सबसे पहला हेडिंग आप इस तरह देंगे सामाजिक यथार्थवाद। देखिए यहाँ पे सामाजिक यथार्थवाद ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना होगा आपको कि जन समूह की आर्थिक विषमता एवं राजनीतिक चेतना इस जनवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति सामाजिक यथार्थवाद की है। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है कि जन समूह की आर्थिक विषमता एवं राजनीतिक चेतना इस जनवादी कवि की प्रमुख प्रवृत्ति जो है सामाजिक यथार्थवाद की है। इसीलिए ग्राम प्रकृति एवं वहाँ के जनजीवन का इन कवियों ने बड़ी सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखा। इस चीज को आपने जो बताया उसको एक कोटेशन के रूप में लिखना होगा आपको, क्योंकि देखो मैंने बताया है पेपर प्रेजेंटेशन में बताया था कि एग्जामिनर आपके ये राम कहानी को पढ़ने का उसके पास समय नहीं है, बहुत मोटा मोटा पेपर बहुत चेक करना होता है, तो ये नहीं पढ़ता है। वो जो है सिर्फ अंडरलाइन को देखता है, उसके बाद ये हेडिंग्स को देखेगा, उसके बाद ये कोटेशंस को देखता है, इसी में आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जो लोग ये अंडरलाइन हेडिंग्स कोटेशंस मिस कर रहे हैं उसको मार्क्स बहुत खराब मिलेगा। ये आप मान लो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, आधे से भी कम मिल जाएगा। मीन्स 5 मार्क्स का है तो 2 नंबर ही मिल पाएगा और अगर ये सब नहीं करोगे तो इसीलिए यही सब कर कर ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये कोई आपको नहीं बताता है, बट मैं टॉपर हूँ, मैंने खुद ये सब किया था, टॉप किया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना, जो भी लेखक का या कवि का नाम लिख रहे हो। तो यहाँ पे देखो केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि खड़े घर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। तो यहाँ पर अंडरलाइन ब्लैक पेन से लिखकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज भी करना है। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ और आपको हिंदी समझ में भी आती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं समझा रहा हूँ। और इंग्लिश होता तो मैं उसको हिंदी में अच्छे से समझाता। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर जो हेडिंग है उस पर चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर हेडिंग जो है देख लीजिए। इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर मार्क्स अगर ख़राब आ जाएंगे तो आप मुझे बोलोगे। इसीलिए हर सेकंड को अच्छे से सुनो, देखो, लिखो, समझो, याद करो, रिवीजन करो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। मार्क्स लाना बहुत आसान होता है। आप वो प्रेजेंटेशन का वीडियो देखो, मैं हो सके तो उसका भी लिंक लास्ट के एंड में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या है कि बौद्धिकता और व्यंग्य। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है कि प्रगतिवादी कवियों ने आज के जर्जर समाज और आज़ादी का वैषम्य दिखाते हुए बड़ा चुटीला व्यंग्य किया है। तो यहाँ पे डॉक्टर मलखान सिंह जी लिखते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना मैं भूल गया, तो यहाँ पे करना मलखान जी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने लिखा उसका जो एक सपोर्टिंग लाइन देना,
बहुत ही जरूरी है। बिना सपोर्टिंग लाइन के आप मत लिखना। 5 हेडिंग दे रहे हैं तो 4 में तो सपोर्टिंग लाइन कोटेशन लिखना ही लिखना है, और वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इजीली इसको लिख कर मार्क्स ले लेना एग्जाम में। एक्चुअली ये सब लिखने में मैं बहुत सारे बुक्स लगते हैं, मेरा एक्सपीरियंस लगता है, बट ये सब आपको ये जस्ट 10-15-20 मिनट के वीडियो में मिल जाता है। इसमें सपोर्टिंग लाइन आपको लिखना है कि किसने यह संसार बनाया, किसने रचा समाज, क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देना होता है। श्रमजीवी की मांग भूख है, काम चोर का ताज, डबल इन्वर्टेड कोमा। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। बहुत लंबा समझाने जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन पर। और हाँ, यहाँ पे ये जो लाइन है गलती से नीचे मत लिखना, जो लाइन जहाँ होता है वहीं कोटेशन में लिखना होता है। ये जो आप लिख रहे हैं ये आपकी बातें नहीं है, ये मलखान सिंह जी की बातें हैं। ये जो है स्टेटमेंट्स हैं उसको उसी तरह से लिखा जाता है। मैंने रूल्स में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे क्या लिखना होता है। चलिए उसी के बाद चलते हैं नंबर 3 में। देखिए क्या लिखना है, रूढ़िवाद का विरोध। रूढ़िवाद जो होता है ना उसका विरोध करना। तो देखो, प्रगतिवादी कवि रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं बारे आडम्बरों पर आधारित प्रवृत्तियों का प्रबल विरोधी है। और ये बात एकदम सही है, नाम ही है इस युग की प्रगतिवादी कवि, मीन्स प्रगति की मार्ग। अब आप प्रगति की मार्ग पर जाओगे, सक्सेस पाना चाहोगे, तो आप अंधविश्वासों, बारे आडम्बरों, रूढ़ियों ये सब पर विश्वास करोगे तो आप क्या आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। आपको काम पर विश्वास रखना होगा। इसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर का एक मैं भाग्यवाद का विरोध दिखाऊंगा, वो जो है इससे सपोर्टिंग है, वो आप देखना। तो ये एकदम बैकबोन है प्रगतिवाद का। वो लोग ये सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो वो एक क्रांति में विश्वास रखते थे, वो एक क्रांति में कर्म पर विश्वास रखते थे, और समाज में जो विषमता थी प्रगतिवाद के लिए त्याज्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका कोटेशन अगले पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 का कोटेशन क्या है, जैसे लिखना, जैसे या अर्थार्थ लिखना। मैंने ये भी नियम में बताया था कि अगर आपको कवि का नाम याद ही ना आए तो आप अर्थार्थ या जैसे लिखकर डायरेक्ट कोटेशन लिख देना, कवि का नाम फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पर लिखना, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसता है जीवन में रोग शोक कौमा दुख दैन्य अपार, उसे सुनाने चले पुकार। तो यहाँ पर देख लो, जैसे लिखना है वैसे ही लिख देना है। एग्जाम में पेज कम पड़ जाए तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज लूज शीट लेकर आपको इसी तरह से उतारने हैं। इस चीज़ को याद कर लेने हैं। हम लोगों ने याद किया है, लिखा है, आपको भी याद करने हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दे, सभी के साथ शेयर जरूर कर दे, क्योंकि ऐसा आंसर बहुतों को नहीं मिल पाता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दें कि यह आंसर देख लें, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए उसी के बाद चलते हैं हम लोग चौथे नंबर पैराग्राफ हेडिंग्स पर। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर पे क्या है कि प्रगतिवादी कवि का कला पक्ष। तो प्रगतिवादी कवि का कला पक्ष, इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रगतिवादी कविता जन साधारण के उपयोग की वस्तु है, अतः वह अत्यंत सरल है। तो जन साधारण मीन आम लोगों के उपयोग की है, नॉर्मल पर्सन, हम लोग आप लोगों की तरह। तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। समाज में बहुत से लोग इलिटरेट होते हैं तो वो लोग और नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये सब सरल चीज़ें ये लोग प्रकट करते थे जिससे सभी को समझ में आ जाए। तो 1936 की यहाँ पे बात चल रही है, तो आप समझ रहे उस समय हमारा देश जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो अतः वह अत्यंत सरल है। इन कवियों ने जनगीत एवं लोकगीत की शैली अपनाई है। इसके द्वारा प्रयुक्त अलंकार चित्रण भी अनूठा है। तो इन्होंने जनगीत एवं लोकगीत, जो जन के गीत लोक के गीत की जो शैली स्टाइल्स होते हैं अपनाई है, और इनके द्वारा जो है अलंकारों का भी चित्रण किया जाता है। तो प्रकृति फिर ये कवि पंत लिखते हैं। तो यहाँ इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी कवि है। इनके बारे में टिप्पणी आती है, ये भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर डिस्कशंस होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक शेयर मैं करता रहता हूँ। तो यहाँ पे प्रकृति फिर एक कवि, इनका नाम ये, वो क्या लिखते हैं चलिए। तो वो लिखते हैं, मेरे आंगन में 2 छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर, नंगे तन गदबदे सांवले सहज सवीले, मिट्टी के मटमैले पुतले पर फुर्तीले। तो ये चीज़ आपको पंत द्वारा लिखा हुआ है। तो अंडरलाइन देखो कहाँ कहाँ किया है, मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर है, आप देखो अंडरलाइन। आप भी अपने नोटबुक में ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर कर याद करते रहना। हाँ, तो यहाँ पर ये जो कोटेशन था इसको आपने लिख दिया। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं
सो यहाँ पर आप 5वां नंबर जो हेडिंग देंगे भाग्यवाद का वीडियो। तो मैंने 3rd नंबर हेडिंग में जो बताया था सपोर्ट में ये आएगा, तो एक रूढ़ियों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध। तो यहाँ पर आप देखो भाग्यवाद का विरोध। तो प्रगतिशील काव्य में कवियों ने भाग्यवाद का विरोध किया है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो अंधविश्वास, बारे आडम्बर और रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे, क्रांति पर विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर वो ये भाग्य का विरोध करते थे, भाग्य के भरोसे ये लोग बैठने वाले नहीं थे, वे कर्म पर विश्वास रखते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे। यहाँ पर देखो जहाँ अंडरलाइन है, भाग्यवाद का विरोध, कर्म पर विश्वास, ये सब करना होता है। दिनकर जी, ये मेरे फेवरेट कवि भी है हिंदी में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार भाग्यवाद एक छल है। क्या है? एक छल है, एक धोखा है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हक को दबाकर सुख भोगता है, अर्थात वे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको तो समझ में आ गया कि भाग्यवाद क्या है। एक छल है, एक टूल है, जिसके एक औजार है, जिसके कारण, जिसके यहाँ पर जिसको यूज कर एक व्यक्ति दूसरे का जो है सुख दबाकर अपने आप का सुख भोगता है, हक दबाकर। हाँ, तो यहाँ पर कोटेशंस में देखिए आपको क्या लिखना है कि भाग्यवाद आवरण पाप का, शस्त्र शोषण का, यहाँ पर कॉमा होगा, आवरण पाप का कॉमा, हाँ, शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। वही चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये चीज़ लिखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देने हैं। तो यहाँ पर ये 5वां नंबर भी जो था आसान था, बहुत ही इजी लाइंस हैं, ये भी याद हो जाएंगी। तो चलिए इसी से चलते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर क्या है? प्रकृति चित्रण। तो मैं एक बात बता दूं कि एक्चुअली ये प्रकृति चित्रण जो है आप हेडिंग नंबर 2 में देना, 2 में या 3 में, 2 में या 3 में देना। मैं भूल कर 6 नंबर पे शुरू में मैं थोड़ा भूल गया था इसको देना, तो मैंने लास्ट में दिया है, बट आप इसको 2 या 3 में दे देना। प्रकृति चित्रण ये जो है हर युग में आपको प्रकृति चित्रण लिखना होता है। तो मैंने ट्रिक भी बताया था, अगर आपको न याद हो तो आप सिर्फ यहाँ पर युग को चेंज कर दो। अगर छायावादी युग का प्रवृत्तियां पूछे तो आप यहाँ पे छायावादी युगिन, छायावाद के कवि, प्रकृति प्रिय कवि थे, ऐसे कर कर आप लिख सकते हो। अगर पर मैंने हर एक युग में अलग से उसका प्रकृति चित्रण का अलग से कवि का नाम अलग से कोटेशन लिखाया है। अगर आपको एग्जाम में याद ना आए तो आप ये कर सकते हो। ये भी मैंने नियम से एंड ट्रिक्स में बताया था कि आप ऐसे कर कर भी नंबर पा सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखना है, प्रगतिवादी कवि, प्रकृतिवादी कवि प्रकृति प्रिय कवि थे, प्रकृति के प्रति उनके हृदय में आकर्षण सदैव विद्यमान रहता है। और मैं प्रकृति चित्रण में हर युग में ये लाइन जो है कॉमन रखने की कोशिश करता हूँ। मैं लाइंस को थोड़ा कॉमन रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक युग में मतलब ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कि अलग अलग याद करने। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ अगर अलग युग आ जाए, आपको उस युग का पर्टिकुलर कोटेशन याद नहीं भी रहा तो आप किसी अदर युग, जिसका युग का याद है, आप उसको लिख देना, सिर्फ उस जगह पर चेंज कर देना कि प्रगतिवादी कवि का है। अगर आपका प्रयोगवाद आ जाए तो यहाँ पे प्रयोगवादी कवि प्रकृति प्रिय थे, ऐसा मैं ट्रिक्स बताया था। तो आप हर वीडियो को देखते जाना, हर वीडियो में अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि बादलों को घिरते देखा है कविता में बाबा नागार्जुन। तो इनको तो अंडरलाइन करना मैं भूल गया, आपको भी करना है। तो देखो बादलों को घिरते देखा है कविता है, उनमें बाबा नागार्जुन जी द्वारा ये कविता है, जी द्वारा प्रकृति के स्वच्छ रूप का चित्रण हुआ है, डैश देकर। इसको आपको याद करना, ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है। तो इसको देखो कैसे याद करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे लिखा है ना, एकदम सुंदर से इसी तरह से लिख देना है। देखो क्या लिखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन करों का मानसरोवर के उन संवृम्ण कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है। अगर आपको पास अगर टाइम बचता है, एग्जाम के लास्ट में 10 मिनट का जो टाइम बचता है, मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बताया था कि कैसे आपको एक क्वेश्चन के कितने समय में आंसर को लिखना है, उसको घर में उतने समय में लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि लास्ट में आपको 10 सेकंड रिवीजन का कम से कम मिले। इसको ना ब्लू पेन से आप ऐसे कर कर भी ऐसे नागार्जुन भी लिख सकते हो। ये थोड़ा और अच्छा लगता है कि ये जो लाइन है ना, ये नागार्जुन द्वारा कही गई है। आप देखते ही इसी तरह लिखा रहता है, चैप्टर का नाम रहता है, उसके नीचे ऐसे कवि का नाम। तो यहाँ पर ये जो है ये आंसर जो है खत्म होता है प्रगतिवाद का। यहाँ पे टोटल 6 हेडिंग्स को मैंने लिखाया है। हाँ, तो आप अच्छे से इसको याद करना। देखो ये लिखा तो है बहुत ही
देखो जैसे लिखा है एग्जामिनर कैसे चेक करता है, मैं भी पेपर चेक करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। देखो 5वां नंबर हेडिंग, 6वां नंबर हेडिंग, उसका इस पे भी ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपने कितने हेडिंग्स लिखे। अगर आपने 5-6 हेडिंग्स लिखे हैं तो वो आपको फुल मार्क्स ऐसे ही दे देगा। हाँ, तो यहाँ पर हेडिंग का नंबरिंग पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद देखो वो कहाँ पर फोकस करता है कि भाग्यवाद का विरोध, भाग्यवाद का विरोध। यहाँ पर हेडिंग्स में यहाँ पर अंडरलाइन देखता है, हेडिंग्स देखता है, कवि का नाम देखा, कोटेशन देखा, ऐसे कर कर स्पीड में देखता जाता है और चेक करता है, एंड फुल मार्क्स आपको मिल जाता है। 5 मार्क्स का है तो आपको जो है 5 मार्क्स ऐसे करके मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। ईजिली मार्क्स पाना बहुत ही आसान होता है। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, टाइम मैनेजमेंट का भी लिंक दे दूंगा कि आपको जो HS क्लास 12 में हो, अगर वेस्ट बंगाल HS क्लास 12, तो उसमें जो है आपका HS हिंदी का जो है 3 घंटे का पेपर, उसमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना होता है वो मैं आपको उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूँ। उसका लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पर आपको लिंक बहुत शो होंगे। पहला लिंक जो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्ले लिस्ट का लिंक होगा, जिसमें ऑलरेडी 8 से 10 वीडियोज बन चुके हैं। आप उसे भी लाइन बाय लाइन देख ले और इसको याद अच्छे से कर ले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों से सब्सक्राइब करवाना, और वो शेयर करने से होगा। आप सभी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर कर दो, जिससे औरों का भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। और चलिए आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम आकाश साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।